हेलो हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती और आज हम करने वाले हैं हमारे इस टाइटन बैच के अंदर एक और वन शॉट लेक्चर, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नाउ ये चैप्टर हम पहले इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम सभी बच्चों की डिमांड थी कि पहले हमें मैम स्टडी ऑफ गैस लॉज करवा दीजिए। सो इसी वजह से सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, गैस लॉज इन वन शॉट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। क्या करवाएंगे? सारी चीजें करवाएंगे बेटा, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है इन वन शॉट एवरीथिंग वी विल कवर। बिल्कुल बेसिक से लेकर कि हमारे पास गैसेस क्या होती हैं, है ना, गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम जानेंगे, क्या है उसका बिहेवियर वो सब हम जानेंगे। एंड उसके बाद बेटा जी कुछ आपके लॉज हैं, गैस लॉज हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हम करेंगे। साथ ही साथ बेटा जी क्वेश्चंस भी मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे गैसेस को। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है गैसेस क्या होती हैं। आपको मैटर पता है कि नहीं पता? सबको पता है ना, मैटर पता है सभी को कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। तो ये जो मैटर होता है, इसकी तीन फिजिकल स्टेट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी होती है भाई? सॉलिड होती है, लिक्विड्स होती है, और क्या होती है बेटा? गैसेस होती है। ये तीनों स्टेट्स से तुम बिल्कुल जानते हो इन तीनों स्टेट्स को, है ना। कौन कौन सी होती है? सॉलिड होता है हमारे पास, और क्या होता है बेटा? लिक्विड स्टेट होती है हमारे पास, लिक्विड स्टेट होती है। और लिक्विड स्टेट के अलावा हमारे पास बेटा गैसेस होती हैं, गैसियस स्टेट भी हमारे पास होती है। ठीक है, अब ये मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, ये ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बेसिस पर है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर है। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हमने इस तरीके का क्लासिफिकेशन ये किया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो सॉलिड्स हैं बेटा जी, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। किसके अंदर? इनके पार्टिकल्स के बीच में। आप सभी को पता है जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, उनके पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर दिखाए जाते हैं, है ना। अब ये जो इसके पार्टिकल्स है बेटा, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, है ना। चिपके हुए क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। लिक्विड्स को देखें तो पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, थोड़े से क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि यहां पर कंपैरेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल। पर गैसेस की अगर मैं बात करती हूं तो बेटा पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, सबसे लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी कि गैसेस क्या है? गैसेस क्या है अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहोगे बेटा? गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा जी? नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा जी? नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है तो पार्टिकल्स के बीच में इसी वजह से डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम दूसरा पॉइंट यहां पर मेंशन करेंगे, इनके बीच में क्या होता है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्ज, यानी कि बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं, इनके इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ खास इंटरैक्शन नहीं हो रहा होता। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जो गैसेस होती है बेटा वो रैंडम मोशन शो करती हैं। क्या शो करती है? रैंडम मोशन शो करती हैं। ठीक है, दे शो रैंडम मोशन। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा
अब क्योंकि बेटा इनके बीच में कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो हमारी गैसेस होती है उनका कोई कुछ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता है। इन सभी के बारे में हम अभी इसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं कि गैसेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या बिहेवियर आपकी गैसेस शो करती है। आई होप आपको इतना बेसिक आइडिया समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे डायरेक्टली बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के ऊपर। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारे पास गैसेस होती है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। जो गैसेस हमारी बनी हुई होती है बेटा बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। गैसेस आर मेड अप ऑफ, या फिर क्या कंसिस्ट करती है बेटा, यहां पर बिल्कुल लिटिल लिटिल स्मॉल लिटिल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हो सकते हैं ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और ये एटम्स भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं बेटा जी, एटम्स भी हो सकते हैं, है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं आपकी ऑक्सीजन गैस की बात करती हूं, ठीक है, तो यहां पर इन केस ऑफ ऑक्सीजन गैस आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो कॉम्पोजिशन होगी गैस की, वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बेटा आपके हीलियम गैस या फिर आर्गन गैस की बात करती हूं, ठीक है, हीलियम गैस की बात करती हूं, तो उस केस में आपके पास हीलियम के एटम्स होंगे इन कॉम्पोजिशन, यानी कि डिपेंड करेगा उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, यानी कि जितने भी हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं उनके कॉम्पोजिशन में आपको एटम्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें एटम्स के फॉर्म में जो आपको मिलेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, इनर्ट गैसेस होंगी। और मुझे पता है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि इनर्ट गैसेस क्या होती है, क्योंकि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप सभी को पता है हमारे पास ग्रुप नंबर 18 के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, यानी कि हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडोन, ये सारे के सारे हमारे पास इनर्ट गैसेस के अंदर आते हैं, और ये सारी मोनो एटॉमिक गैसेस के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। ये क्या होती है बेटा, आपकी एटॉमिसिटी, ये जो मैं मोनो एटॉमिक बोल रही हूं। उसी तरीके से यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करती हूं या फिर बेटा मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइड्रोजन गैस की बात करूं, तो हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन के यहां पर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। नाइट्रोजन गैस की बात करती हूं, है ना, नाइट्रोजन गैस की बात करती हूं तो इस केस में आपको N2 के क्या मिलने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, दो दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इसकी एटॉमिसिटी की बेटा जी अगर हम बातें करते हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ये डाई एटॉमिक है। ये क्या है बेटा जी, डाई एटॉमिक है। तो हम इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ये क्या है, आपकी डाई एटॉमिक है। ये जो मैं डाई एटॉमिक या फिर मोनो एटॉमिक मेंशन कर रही हूं इसी को इसकी क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के ये बने हुए होते हैं, है ना, हमारी जो गैसेस की कॉम्पोजिशन है। क्लियर है, चलिए नाउ नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। हमारी जो गैसेस होती है उसकी ना ही कोई फिक्स्ड शेप है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। बेटा इसको है ना सॉलिड्स के साथ हम कंपेयर करके समझते हैं। आप बताइए मुझे, सॉलिड्स का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मैं कोई भी यहां पर कोई भी ऐसी चीज लेती हूँ जिसको हम कह रहे हैं सॉलिड, ठीक है, कोई भी मान लो मैंने मेटल का पीस ले लिया, उसको मैं सॉलिड कहती हूँ, ठीक है, तो वो क्यों सॉलिड है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड क्यों है, यानी कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह से वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा जी, एक फिक्स्ड शेप देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ही आपके पार्टिकल्स थोड़े से दूर जाएंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है अगर, तो उस केस में आपको फिक्स्ड शेप देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। व्हाई, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, weak force of attraction between particles
पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना के बराबर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ पर इसी का रीजन क्या है कि यहाँ पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या फिर इंटर पार्टिकल जो आपका गैप है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस, लार्ज गैप यहां पर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से अब यहां पर कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। अब वॉल्यूम क्यों नहीं है फिक्स्ड बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर लिक्विड्स की बातें करती हूं, लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता है पर उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स के बीच में कंपेरेटिवली सॉलिड्स के कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर दूर नहीं गए हैं। एक फैक्टर आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना, हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगी तो आपके जो गैस के पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे। इसको समझने के लिए हम यहां पर एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहां पर क्या ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, और लेट्स से इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दी बेटा, गैसेस डाल दी, और ये मैं गैस के पार्टिकल्स आपको दिखा रही हूं, ये मैं आपको गैस के पार्टिकल्स दिखा रही हूं। गैस के पार्टिकल्स इसी तरीके से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं बेटा एक दूसरे से, है ना। और लेट्स से मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई करा बेटा, मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया फोर्स। ठीक है, मैं इसको प्रेशर, इसके ऊपर अभी मैं क्या लगाने वाली हूं, प्रेशर अप्लाई करने वाली हूं। ठीक है, ये मैंने पिस्टन ले ली है, ये मैंने दो क्या ले ली बेटा, पिस्टन ले ली है, और इसके ऊपर अभी मैं क्या अप्लाई करूंगी, प्रेशर अप्लाई करने वाली हूं। ठीक है, तो मैंने इसको इस साइड से प्रेशराइज किया, यहां से मैंने इसको प्रेशर अप्लाई किया। तो जब मैं दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, जब बेटा इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कंप्रेस भी उतने ज्यादा होंगे। मेरी बात समझना, कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी तो उस केस में बेटा ये जो गैस के पार्टिकल्स है ये पास पास आने लगेंगे, ये पास पास आने लगेंगे। ठीक है जी, ये क्या होने लगेंगे बेटा जी, पास पास आने लगेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। अरे भाई एक सेकेंड रुकना, गैस के पार्टिकल और क्लोज आने लगेंगे, और पास आने लगेंगे, और पास आने लगेंगे, पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे, क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इनके बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट है, इनके बीच में गैप प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था जिसकी वजह से ये दूर दूर थे। ठीक है, इसी वजह से गैप ज्यादा था, जितना ज्यादा गैप होगा उतना प्रेशर लगाने पर वो और क्लोज आ सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, इनका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कंप्रेस करके कितने ही कम वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर भी रख सकते हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि पहले ये जो पार्टिकल्स थे गैस के दूर दूर थे, दूर दूर थे, क्या थे बेटा जी, दूर दूर थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल दूर दूर थे, फिर हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करा तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ गए, पास पास आ गए, यानी कि हमने क्या कर दिया बेटा जी, वॉल्यूम चेंज कर दिया। हमने क्या चेंज कर दिया, आपका वॉल्यूम चेंज कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में गैप ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया ये वाली बात। ठीक है, इसी वजह से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है, एंड दिस इज द रीजन यहां पर हमारे जो गैसेस होते हैं उनका ना तो फिक्स्ड शेप है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो यहां पर अगली प्रॉपर्टी में हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो गैसेस होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं बेटा जी, हर जगह से प्रेशर अप्लाई करती हैं, यानी कि गैसेस प्रेशर अप्लाई करती है क्योंकि वो रैंडम मोशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। तो यहां पर भी बेटा अगर मैं एक कंटेनर ले लेती हूं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर लेट्स से मैंने कुछ गैस भर दी है, जो ग्रीन कलर के गैस के पार्टिकल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, अब बेटा ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। ये किस में होते हैं, गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, चाहे वो सॉलिड्स हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तीनों में ही कहीं ना कहीं
यहाँ पर मोशन तो होता ही है, सॉलिड्स के केस में उनके पास आसपास डिस्टेंस नहीं होता, इसी वजह से हम कहते हैं कि वो अपनी पोजीशन पर रहकर ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। पर यहाँ पर इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना, कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये रैंडम मोशन के अंदर है, ठीक है, रैंडम मोशन में है। गैसेस आर in random मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन में है। अगर ये रैंडम मोशन में है तो ये इस तरीके से बेटा कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस तरीके से टक्कर मारेंगे इसको, इस तरीके से यहाँ पर वॉल के ऊपर टक्कर मारेंगे, ठीक है, इसके ऊपर टकराएंगे, कोलिजन करेंगे और इसी कोलिजन की वजह से हम कहते हैं कि जो गैसेस है वो हर डायरेक्शन में क्या लगाती है, प्रेशर अप्लाई करती है ड्यू टू कोलिजन। हर डायरेक्शन में ये क्या करती है, रैंडम मोशन में है और कोलिजन शो करती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि इट अप्लाइज प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। तो कभी भी अगर आपको प्रेशर के, गैस के प्रेशर के बारे में पूछा जाता है तो आपको यही वाले पॉइंट्स मेंशन करने की, जो हमारी गैसेस है उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उनके पास रैंडम मोशन में है तो वो कोलिजन करते हैं, वो आपस में भी टकराती हैं गैसेस, और कंटेनर के साथ जब वो टकराती हैं तो उसी वजह से क्या होता है बेटा, गैसेस क्या कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अगले पॉइंट के ऊपर, एंड विच इज हाईली कंप्रेसिबल। इसके बारे में अभी हमने डिस्कशन करा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है एंड डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जितना इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होगी, उतना ही ज्यादा गैस क्या होगी, कंप्रेसिबल, उतना ही ज्यादा हमारी गैस क्या होगी, कंप्रेसिबल होगी, जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा। गैसेस में बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, इसी वजह से कंप्रेसिबल भी वो सबसे ज्यादा होती हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यानी कि हम इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। नेग्लिजिबल इज द राइट वर्ड फॉर गैसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल, ठीक है। गैसेस जो है एक्सपेंसिबल भी होती है, यानी कि एक्सपेंशन शो करती हैं। अगर बेटा तुम गैसेस को लार्ज कंटेनर, किसी भी गैस को लार्ज कंटेनर के अंदर डाल दोगे, ठीक है, देखो समझना, इस बात को समझना आराम से। मेरे पास क्या है, ये कंटेनर है, फिर मेरे पास एक ये वाला कंटेनर है। लेट्स से ये जो छोटा वाला बेटा जी कंटेनर है, इसका वॉल्यूम मेरे पास कितना है, 50 ml है, 50 ml का ये कंटेनर है, ठीक है। और मान लेते हैं ये इसका जस्ट डबल है, ठीक है। ये कितना है भाई, 100 ml का कंटेनर है मेरे पास, 100 ml का कंटेनर है। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन गैस डाली हुई है, ठीक है। क्या डाली है, लेट्स से ऑक्सीजन गैस डाली हुई है, क्लियर है, ऑक्सीजन गैस डाली हुई है, ठीक है। अब ये सेम गैस जो इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, मैंने कोई एक्स्ट्रा गैस कहीं से नहीं डाली, इस सेम गैस को मैं अगर इस कंटेनर के अंदर डाल दूंगी, ठीक है, तो यहां पर इस गैस का इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन सेम गैस का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमने क्या कंटेनर लिया है, हमारे कंटेनर का क्या वॉल्यूम है, ये उसी हिसाब से क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इनके एक दूसरे के ऊपर ये जोर लगाकर एक दूसरे को खींच नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे, ठीक है। तो ये कहीं भी जा रही हैं, एक उस कोने में चला जाएगा, एक उस कोने, जितना ज्यादा इनको स्पेस मिलेगा उतना ज्यादा ये एक्सपैंड करते चले जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो क्या होती है बेटा जी, हाईली एक्सपेंसिबल होती है। यानी कि जैसे ही हम इनके ऊपर प्रेशर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा जी, प्रेशर क्या करते हैं, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को जब हमने डिक्रीज कर दिया, या फिर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, या फिर हम कहते हैं टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, है ना, इन दो फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं, हमारी गैसेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी एक्सपैंड करके हम क्या कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाकर भी एक्सपेंशन हम शो कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट नंबर 5 भी समझ में आ गया है। नाउ वी विल मूव आगे
एंड नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस हैव लो डेंसिटी। जो हमारी गैसेस होती हैं वो कंपैरेटिवली लो डेंसिटी की होती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर कम प्रेजेंट होते हैं। मैम समझ नहीं आया क्या बोला? देखो सिंपल सी बात है ना। मैं यहां पर सॉलिड्स यहां पर बना लेती हूं एक बारी। लेट्स से ये मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, क्या है? सॉलिड है। तो वे खुद समझ में आई है ये वाली बात जब हम डायग्राम से इसको समझेंगे। लेट्स से ये क्या है बेटा? सॉलिड है, ठीक है। और ये मैं यहां पर बना रही हूं लिक्विड कोई, ये मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है। इस कंटेनर में कोई लिक्विड है और ये कोई बेटा जी गैस है, ठीक है। अब मैं यहां पर ये कंटेनर बना देती हूं इन सभी के, और ये क्या है? सॉलिड है। क्लियर है? अब यहां पर बेटा पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं देखूं ना, ठीक है, अगर मैं पर यूनिट में चेक करूं, ठीक है, तो मेरे को ये अगर चेक करना है कि कितने कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मैं ये एक बॉक्स मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है, इसको मैं 1 यूनिट मान रही हूं, तो इसके अंदर मुझे चेक करना है कितने पार्टिकल्स है। फिर मैंने ये यहां पर, अरे भाई, फिर मैंने ये यहां पर ड्रॉ कर लिया एक सेम मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? यहां पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहीं पर मैंने एक और ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया सेम यूनिट, 1 यूनिट का मैं यहां पर क्या ले रही हूं? हमारा एक क्यूब कंसिडर कर रही हूं। मुझे बताओ कहां पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं? यहां पर इन केस ऑफ सॉलिड्स मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस रेड कलर के क्यूब में कितने दिख रहे हैं? 4 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ लिक्विड्स यहां पर मुझे 2 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 पार्टिकल दिख रहा है। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं चेक करती हूं, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को आपस में कंपेयर करती हूं। इसी वजह से बेटा जी, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स ही कम प्रेजेंट हैं, ठीक है, दूर दूर होने की वजह से यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास पार्टिकल कम प्रेजेंट है। इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लो होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। ये रिजिड स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स पास पास हैं, ठीक है, हेवी पार्टिकल होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। आई होप आप सभी को क्लियर है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारे पास है गैसेस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विद वन अनदर, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो इजीली इनके बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में। इसी वजह से ये एक दूसरे के अंदर इजीली इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन को हम कह सकते हैं, डिफ्यूजन क्या है बेटा जी? इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है। 2 अलग अलग तरीके के पार्टिकल आपस में क्या हो जा रहे हैं? इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट्स से ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर की एक वॉल है, ठीक है। वॉल के इस साइड पर, वॉल के एक साइड पर मैंने ऑक्सीजन गैस डाली हुई है, ठीक है, और दूसरी साइड पर लेट्स से मैंने बेटा हाइड्रोजन गैस डाली हुई है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस डाली हुई है। अब क्योंकि इनके बीच में ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो यहां से अगर मैं इसको ओपन कर दूं, तो यहां से ये जो पार्टिकल्स है ये मूव करने लगेंगे, है ना, ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, और इन 2 पार्टिकल, ग्रीन वाली पार्टिकल्स के बीच में, यानी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के बीच में ही आ सकते हैं। इसी तरीके से ये भी ऐसे मूव करेंगे और यहाँ पर आ सकते हैं, इस तरीके से मूव करेंगे और कहाँ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। ये भी इधर से मूव करके यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी? यही क्या है? डिफ्यूजन है, यानी कि इंटरमिक्सिंग है। क्या है? इंटरमिक्सिंग है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है कि व्हाट इज इंटरमिक्सिंग, व्हाट इज डिफ्यूजन। गैसेस सबसे ज्यादा डिफ्यूजन शो करती हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारा बिहेवियर या फिर करेक्टरिस्टिक की हम बात कर सकते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर अगेन फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें आएंगी। आप सभी को पता है ना, कि मेरे पास जो गैसेस होती हैं वो बिल्कुल छोटी, बहुत दूर दूर होती हैं,
बहुत दूर दूर होती है। मैंने क्या कर दिया, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स पास पास आ गए, पास पास आ गए, पास पास आ गए, पास पास कौन से वाले बेटा जी फिजिकल स्टेट के अंदर होते हैं हमारे पास पार्टिकल पास, पर उतने ज्यादा पास नहीं कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, वो तो सॉलिड्स का केस हो गया है ना। गैसेस से थोड़ा सा कम, ठीक है, कौन होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। तो प्रेशर लगाने के बाद पार्टिकल्स को हम पास ला रहे हैं, उसी इसी वजह से उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो हम यहां पर गैसेस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट टू लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। भाई प्रेशर बढ़ा दो, तुम प्रेशर बढ़ा दो और क्या कर दो, काइनेटिक एनर्जी कम कर दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, हमें पार्टिकल्स को पास पास लाना है, क्योंकि हमें लिक्विफाई करना है, ठीक है, हमें लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्रेशर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, एंड टेम्परेचर को क्या करेंगे बेटा जी, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि पार्टिकल्स पास पास आने में वो उसको हेल्प करने वाली है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। ये सारी की सारी हमारे पास जो बेसिक कह सकते हैं हम करेक्टर्स थे हमारे किसी भी गैस के, वो आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? देखो टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, तुम 8th में पढ़ के आते हो कि टेम्परेचर को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, केल्विन के अंदर मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। ये 3 टेम्परेचर स्केल हमारे पास हैं, जिसमें से एसआई किसको माना जाता है, स्टैंडर्ड स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन को माना जाता है, ये तुम्हें पता है। अब एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पर हम कहते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो सीज हो जाए, यानी कि बंद हो जाए, जहां पर 1% भी मोशन नहीं हो, ना ही वाइब्रेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीजेस ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के ऊपर डिफाइन करें, क्योंकि यही हमारा क्या है, एसआई स्केल है, इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। इसी को ही क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन एक ही बात है, मैंने आपको वही बोला, चाहे आप एब्सोल्यूट जीरो कह लो, ठीक है, वो किसके बराबर है, 0 केल्विन के बराबर है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर आप कह लीजिए जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां पर कह रही हूं कि हमने केल्विन को क्या कर दिया, 0 केल्विन कर दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में वो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा, माइनस में। इसी वजह से हमने बोला विच इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली टेम्परेचर लोअर देन द एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल। और इवन बेटा ये एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट भी क्या है, कंप्लीटली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। पर व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो और इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। आई होप आप सभी को इतना पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे, कुछ गैस लॉज हमें कवर करने हैं, ठीक है। पर गैस लॉज क्या होते हैं, हमारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड क्या है, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो कि गवर्न करती है कुछ लॉज को, ठीक है। तो उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं, गैस लॉज कहते हैं। द बिहेवियर ऑफ गैस अंडर द नोन कंडीशंस, ठीक है। यही वाली नोन कंडीशन कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये 3 फैक्टर्स है हमारे पास। कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, हमारे पास ये 3 फैक्टर्स है, 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसके अंडर हमारी गैसेस का कुछ बिहेवियर होता है। उसी बिहेवियर को स्टडी हम करते हैं वाया गैस लॉज, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, गैस लॉज कहते हैं, ठीक है। अगेन एक बार डेफिनेशन हम दोबारा देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का बिहेवियर अंडर नोन कंडीशंस ऑफ pressure, volume and temperature is described by some laws known as gas law, ठीक है। गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है
अंडर द नोन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसी को ही हम गैस लॉज कहते हैं। हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो सिलेबस का पार्ट है, हमें दो लॉज कवर करने हैं। पहला आपका बॉयल्स लॉ और दूसरा है बेटा आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो लॉज है गैस लॉज में काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएबल्स ऑफ द गैस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, है ना। फिजिकल बिहेवियर ऑफ द गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द थ्री स्टैंडर्ड वेरिएबल्स। वी हैव थ्री स्टैंडर्ड वेरिएबल्स, जिनको मैं कंडीशंस कह रही हूँ या फैक्टर्स कह रही हूँ, जिनके ऊपर हमारी जो गैसेस है, जो फिजिकल बिहेवियर ऑफ द गैस है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। पहला है हमारे पास वॉल्यूम, फिर है प्रेशर, उसके बाद है बेटा जी टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें बताता है बेटा डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कि कितना कितना डिग्री में वो कितना क्या गर्म है, वो हमें क्या बताएगा बेटा जी, टेम्परेचर होता है वो किसी भी गैस का। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करती हूँ, किसी भी पर्टिकुलर गैस के वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर गैस के वॉल्यूम की बात करती हूँ, तो गैस का वॉल्यूम जो होता है वो उसके वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। ये वाली बात तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है, वो पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल, ठीक है, वॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर, यानी कि उस पर्टिकुलर कंटेनर की वॉल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, वही उसका क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस होता है। यही वाली चीजों को हम एक बार एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं विद यूनिट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ अ गैस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस। उस गैस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी गैस, जितना हम उसको स्पेस देंगे, यानी कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। यही वाली बात मैंने आपको समझाई थी, ये उसके कंटेनर के बराबर होगा। ठीक है, जब भी आपको गैस का वॉल्यूम पता करना है, तो आपको ये चेक करना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर, आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना दे रखा है। क्लियर है। अब वॉल्यूम की यूनिट्स की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, ml है, डेसीमीटर क्यूब है एंड लीटर्स है। इनको आप जानते हो बेटा, ये चीजें आपने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी यूनिट्स है। ठीक है, एंड मीटर क्यूब ऑल्सो वी हैव। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, देखिए यहाँ पर यही वाली बात आपको मैंने बताई थी। प्रेशर P ऑफ द गैस इज द फोर्स दैट द गैस एक्सर्ट पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। किसी भी कंटेनर की वॉल के पर यूनिट एरिया में कितना वो प्रेशर अप्लाई कर रही है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ना पर यूनिट एरिया नापना है ना, मैंने यहां से लेकर यहां तक इसको मैंने यूनिट एरिया मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, यूनिट एरिया लेट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर जो गैस प्रेजेंट है, यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो गैस के पार्टिकल्स इस वाले एरिया में कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वही उसका क्या होता है बेटा, गैस का प्रेशर होता है। यानी कि इस सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को ही हमने कंसिडर करना है। यहाँ पर कितना प्रेशर ये पार्टिकल्स टकरा कर कोलिजन करके लगा रहे हैं। ठीक है, कितना कोलिजन इतने एरिया में हो रहा है, कितना कोलिजन, कितना प्रेशर इतने एरिया में लगा रहे हैं यूनिट एरिया के अंदर, उसी को ही उसका क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रेशर ऑफ द गैस कहते हैं। आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है जी, समझ में आया। नाउ हमारे पास क्या क्या यूनिट्स हैं, पास्कल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटीएम से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर एचजी है, ठीक है, एमएमएचजी है, ठीक है, उसके बाद क्या है, टोर है। ठीक है, प्रेशर की एक और हमारे पास यूनिट होती है जिसको हम बार कहते हैं, ये भी एक और यूनिट है जिसके बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव, क्या होता है बेटा जी, टेम्परेचर को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कि कितना वो पर्टिकुलर चीज गर्म है। ठीक है, तो उससे हमें टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा। नाउ अब यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है कि डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दे रखा हो, और आपको पता है जो हमारा एसआई स्केल है वो क्या है, केल्विन है। तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दे रखा है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में बेटा आपको टेम्परेचर इन केल्विन, आपको टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है किस में, इन केल्विन, तो आपको डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को ऐड करना पड़ेगा 273 फैक्टर के साथ। ये भी बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बातें हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस के अंदर। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है,
उसी तरीके से बेटा अगर आपको केल्विन में दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप 273 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यानी कि डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर मांगता है तो आप क्या करोगे, 273 केल्विन में से 273 वाला फैक्टर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करेंगे बेटा जी सबसे पहले लो जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है ये हमें समझना है। क्या क्या होता है हमारा बॉयल्स लॉ, देखिए रॉबर्ट बॉयल्स सिस्टमेटिकली स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। यानी कि इन्होंने प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन को डिफाइन किया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन को इन्होंने डिफाइन किया था। रॉबर्ट बॉयल सिस्टमेटिकली स्टडीड द रिलेशन, यही वाली बात आपको यहां पर बता रखी है, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वाली चीज और आप मेंशन करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इन्होंने बोला क्या ना वो हमें समझना है। देखिए बॉयल्स लॉ के बारे में इन्होंने क्या कहा, क्या इन्होंने बताया वो हमें समझना है। ठीक है, बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। बोलो भाई, यही तो बताया था, यही तो बताया था ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बॉयल्स लॉ ने बताया था। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए बना दिया एक ट्रिक, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पश्चिम विहार पंजाबी बाग, पश्चिम विहार पंजाबी बाग, ऐसे करके याद करना। पीवीबी याद रहना चाहिए। ठीक है, जो बॉयल्स लॉ है वो क्या है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है। जो बॉयल्स लॉ है, भूलना नहीं इस चीज को, तभी मैंने यहां पर आपको एक ट्रिक बनाकर दिया है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बताता है बेटा, किसके बीच का रिलेशन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, मैंने आपको कहा था हमारे पास ना तीन क्या है, वी हैव 3 वेरिएबल। हमने 3 वेरिएबल्स के बारे में बातें करी थी, कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। 3 वेरिएबल्स के बारे में मैंने बात करी थी। अब जो आपका बेटा जी बॉयल्स लॉ है, जो आपका बॉयल्स लॉ है वो किस किस के बीच का रिलेशन है, वो मैम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है। तो प्रेशर और वॉल्यूम यूज हो गया, तो जो दोनों चीजें यूज हो गई हैं और तीसरा वेरिएबल जो बच गया वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी वजह से यहाँ पे ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर मेंशन करा हुआ होगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में अगर ऐसा लिखा हुआ मिला, इसका मतलब हमें वहां पर बॉयल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाना है। अब अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से बेटा जी हम जैसे जैसे, आप सभी को पता है ये वाली बात की, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। हम अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, कंटेनर को पार्टिकल्स दूर दूर है, मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, पिस्टन से प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास पास आ गए। पार्टिकल्स अगर पास पास आ गए, इसका मतलब उनका वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। इनवर्स रिलेशन है अगेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा है तो इस वॉल्यूम को मैं अगर ऊपर ले जाऊं, है ना, यहां पर ले जाती हूं इसमें वॉल्यूम को, और आपको पता है जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैं यहां पर k मेंशन करूंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इसको p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2 इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट लिख दूं, है ना, तो भाई तुम्हें ये चीज बहुत आराम से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम एक क्या बना देंगे, बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द बॉयल्स लॉ, और ये तुम्हें याद रखनी है बेटा, ये तुमको याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है हमें, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि तुम बिल्कुल लॉजिक से समझ सकते हो इस चीज को, कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
नाउ अब इसी के ऊपर बेटा हमें एक ग्राफ स्टडी करना है, ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम और 1/p यानी कि प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ लेना है। आपने अभी अभी देखा बेटा, जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है, जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है, इसके अंदर हमारा वॉल्यूम एंड प्रेशर जो होता है, प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा था, इनवर्स रिलेशन होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। पर यहां पर हमें वॉल्यूम, यहां पर हमें क्या दे रखा है बेटा? वॉल्यूम एंड 1 में पी का क्या दे रखा है? ग्राफ दे रखा है। चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो, चाहे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम एंड हमारा जो 1/p है, प्रेशर है, वो इनवर्स रिलेशन के अंदर है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, इनवर्स रिलेशन के अंदर है। क्लियर हो रहा है? यानी कि वॉल्यूम एंड 1/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास जो ग्राफ आना चाहिए वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, और इसका यही वाला ग्राफ होता है वॉल्यूम एंड 1/p का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसको आप ध्यान रखेंगे, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p, ठीक है, क्लियर है? नाउ तो बेटा इसके बाद हमें अभी पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। जो हमारा ये लॉ जस्ट अभी हमने कवर किया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। आपने देखा होगा जो माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, जो हाइकिंग वाइकिंग करते हैं, है ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है, और यहाँ पर किस तरीके से बॉयल्स लॉ काम कर रहा है ये हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बॉयल्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसको हम लिखेंगे। आप सभी को पता है, अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम के ये इनवर्स रिलेशन में है। प्रेशर बढ़ने पर हम यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स भी मेंशन करेंगे, एग्जाम में अगर आता है तो आपको क्या चीजें लिखकर आनी है। देखिए, विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या करेगा बेटा जी? डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा यानी कि पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, यानी कि वो डेंसर होते जाएंगे। यानी कि क्या होते जाएंगे? वो डेंसर होते जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डेंसर होते जाएंगे, यानी कि जो डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी? हमारी इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि यहां से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, जो डेंसिटी है वो इसके डायरेक्ट रिलेशन में है। प्रेशर बढ़ने पर हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ये एक और रिलेशन हमने बेटा बॉयल्स लॉ से निकाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। तो बेटा जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाते हैं, यानी कि पहाड़ों पर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर आपको पता है प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब वहां पर ड्यू टू द लो प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड्स, इस चीज को भी हम यहां पर मेंशन करेंगे, एट हायर एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, आपको पता है ये डेंसिटी की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है यानी कि हमारी डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाती है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाता है? लेस डेंसर हो जाता है, ठीक है। अब लेस डेंस होने की वजह से हमें ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है, और जब ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है तो वहां पर आपको पता है बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से इंसान को चक्कर आने लगते हैं, ह्यूमन बींग्स की को, एंड उसी के साथ बेटा ढंग से सोच भी नहीं पाता इंसान, है ना, उसकी जो सोचने की पावर है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं कि अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो आपको अपने ब्रेन के अंदर, आपको अपने बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको भी कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसका मतलब आपको ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाने हैं, ठीक है, अपने ब्रेन के अंदर, अपने ब्लड के अंदर, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर है। नाउ अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है बेटा जी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर है। अ गैस ऑक्यूपाइज 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर 700 mmHg प्रेशर। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, क्लियर है।
वी हैव वॉल्यूम V1 मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन हमारे पास बेटा जी प्रेशर P1 हमें गिवन है 700 mmHg, राइट। प्रेशर हमें गिवन है, फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर आपको P2 यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। द प्रेशर विल ऑक्यूपाई, द गैस विल ऑक्यूपाई, यानी कि V2 आपको दे रखा है 380 सेंटीमीटर क्यूब। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये जो लाइन बेटा इन्होंने मेंशन कर दी ना कि द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये हमारा की पॉइंट था जिससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, हमारा बॉयल्स लॉ लग रहा है, ठीक है। जहां पर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम आइसोथर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम आइसोथर्म कहते हैं। तो हायर लेवल पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाना हुआ तो आपको बेटा वहां पर क्या दिया जा सकता है, टर्म आइसोथर्म भी दी जा सकती है, ठीक है। आइसोथर्म, ठीक है। आइसो मतलब होता है सेम, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि जहां पर जिस कंडीशन पे टेम्परेचर को कांस्टेंट दिया जाता है उसको आइसोथर्म कहते हैं। नाउ अब हमें इसका जो फॉर्मूला है वो आता है। फॉर्मूला क्या था बेटा जी, बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 का वैल्यू हमें गिवन है 800 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर प्रेशर हमें दे रखा है कितना 700 mmHg एंड वॉल्यूम हमें 800 दे रखा है। P2 बेटा जी हमें कैलकुलेट करना है एंड V2 हमारे पास 380 mmHg है। यहाँ से अगर मुझे P2 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी बेटा जी, यहाँ पर 700 इंटू 800 है ना, 700 ही तो है ऊपर, अपॉन में मैंने 380 कर दिया। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास बेटा जी P2 का आंसर आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट P2 फ्रॉम हेयर। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 600 mmHg इज राइट आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी मैच कर लेना बाद में। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अ गैस ऑक्यूपाइज 600 सेंटीमीटर क्यूब अंडर प्रेशर ऑफ 700 mmHg। अगेन यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें गिवन है, गिवन चीजों को सबसे पहले आपको मेंशन करना है, देन फॉर्मूला भी आपको लिखना है, कौन सा लॉ लग रहा है ये भी आपको लिखना है। हर एक स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे बेटा स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। तो गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम हमें दे रखा है V1 में यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कितना, 600 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब होता है वो ml के बराबर होता है। तो या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख रखा हो या ml लिख रखा हो, एक ही बात होती है, ठीक है। वॉल्यूम हमें दे रखा है, प्रेशर हमको दे रखा है P1 कितना है 700 mmHg हमें गिवन है। क्लियर हो रहा है सभी को, यस मैम। अच्छा फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर, अगेन यहां पर हमें P2 कैलकुलेट कराया गया है, ठीक है। अंडर व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बोली है, इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस्ड बाय 20% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है बेटा 600 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा 20% ऑफ 600 निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा 20% ऑफ 600 सेंटीमीटर क्यूब का हमें पता करना पड़ेगा। 20 अपॉन में 100 इंटू में 600 हम इस तरीके से इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है, 20% जब हम इसका निकालेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, देखेंगे आप यहाँ पे इसको आराम से 120 हमारे पास इसको आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आया सभी को, बताइए। 120 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बेटा यहाँ पर 120 सेंटीमीटर देखकर और फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर राइट कर देंगे, पर ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि बेटा आपसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा कि बताओ 20% को रिड्यूस कर दिया, 20% ऑफ ओरिजिनल को रिड्यूस कर दिया तो कितना आया, ये नहीं पूछा गया है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे बोला कि गैस रिड्यूस बाय 20% ऑफ द वॉल्यूम, तो टोटल ओरिजिनल कितना था 600 था। तो अब हमें क्या करना है बेटा 600 में से अगर मेरे को V2 की वैल्यू चाहिए तो 600 में से 20% रिड्यूस हो गया है ना,
ठीक है, तो 120 को आप माइनस करना पड़ेगा यहां से। इस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़िए, बोला क्या है यहां पर आपको, व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड बाय 20% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। वो किसके बराबर होगा, हमारे V2 के बराबर होगा, यानी कि ये 480 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, जो कि हमारे V2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो अब इसको हम वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर्मूला अगेन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि ये जो कंडीशन हमें दे रखी है फिर से आइसोथर्म की कंडीशन है, और ये क्या होता है बेटा, बॉयल्स लॉ के केस में ये वाली कंडीशन लग रही होती है। अब यहां पर हम V1 P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई करेंगे। यहां पर P1 V1 हमें दे रखा है 700 इंटू में 600, और विच इज इक्वल्स टू P2 हमें कैलकुलेट करना है, एंड V2 अभी अभी हमने निकाला 480 आया है, तो यहां पर 700 इंटू 600 अपोन में 480, 480 इज इक्वल्स टू P2। ये मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा जी, P2 की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको यहाँ पर जो सारा खेल था वो इस वाला प्रोसेस का था कि किस तरीके से आपको 20% निकालना पड़ेगा एंड रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट के ऊपर हमें मूव करना है, जो कि बेटा जी हमारा है चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्या है, चार्ल्स लॉ है, जो हमें क्या बताता है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन बताता है। क्या बताता है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन बताता है। ठीक है, तो यहां पर इस थ्योरी से पहले हम हेडिंग लगाएंगे चार्ल्स लॉ। क्या बताता है ये, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है बेटा जी, टेलीविजन कम्युनिकेशन है ना, टीवीसी के बारे में तुमने सुना होगा, टीवीसी टेलीविजन कम्युनिकेशन के बारे में तुमने सुना होगा। ये जो रिलेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन है, और चार्ल्स लॉ को ये डिफाइन करता है। C4 क्या है, चार्ल्स लॉ। C4 क्या है, चार्ल्स लॉ। ठीक है, T4 क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, V4 क्या है, वॉल्यूम। V4 क्या है बेटा जी, वॉल्यूम है। T4 क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, और C4 क्या है, चार्ल्स लॉ है। टेलीविजन कम्युनिकेशन से आप इसको ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको 3 वेरिएबल्स बताए थे, कौन कौन से, टेम्परेचर, कौन कौन से वेरिएबल्स बताए थे बताओ भाई। मैंने तुम्हें कहा था वी हैव 3 वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ के केस में कौन सी 2 चीजें आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है एंड वॉल्यूम आ रहा है। क्या चीज बच गई, प्रेशर बच गया, तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जो चीज नहीं आती वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसी वजह से हम लिखेंगे, इसी वजह से हम यहां पर मेंशन करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब ये कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि भाई जैसे जैसे आप क्या करोगे बेटा, यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी बढ़ता है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि एज वी नो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई होप आप सभी को क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर इसके फॉर्मूला में ये क्या होगा, एक यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, हटाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, कांस्टेंट आएगा, जिसको मैं K से रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैं यहाँ पर V1 अपॉन में T1, इसको मैं नीचे लेके जा सकती हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट। ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द चार्ल्स लॉ, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी हमारे पास चार्ल्स लॉ की। अब ये देख लो, थ्योरी जो लिखी हुई है तुम्हारे लिए है, इसको आप पढ़ सकते हो बाद में। इन जर्नल एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर, देखो यहाँ पर मेंशन है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास बढ़ेगा, एंड अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारे पास डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ल्स ने स्टडी किया था इस चीज को, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप को ऑफ द गैस को। ठीक है, हिज वर्क हैज फर्दर एक्सटेंडेड बाय द जोसेफ गे लुसाक्स। ठीक है, इस लॉ के बारे में हम क्लास 10th के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास
10th में बेटा जी इसी लॉ के साथ हमें शुरुआत करनी है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ फिक्स्ड मास। अब इसको हम यहाँ पर इधर ही एंड करेंगे क्योंकि ये हमें 10th में पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो चार्ल्स सर हैं, इन्होंने चार्ल्स लॉ दिया था और इन्होंने बेटा जी टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर। इस चीज़ को ध्यान रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान रखना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक, आइसोबारिक कंडीशन कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे मैंने उसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर आइसोथर्म वर्ड यूज करा, इसको आइसोबारिक बोलता है। ठीक है, बारिक मैंने आपको बताया था प्रेशर, प्रेशर से रिलेट करो। ठीक है, प्रेशर की एक यूनिट हमारे पास बार भी होती है, तो आइसोबार यानी कि आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर से रिलेटेड हो गया, तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। इसको एक बार फिर से देख लो। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है, आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे इस ग्राफ के ऊपर, और इस ग्राफ में यहाँ पर देखेंगे चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या क्या रिलेशन है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो आपको साफ साफ समझ में आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज होती है, तो हमें जो यहाँ पर रिलेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलेगा। ठीक है, पर इस ग्राफ को अगर आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। कैसे लिखा हुआ मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर एक और ग्राफ अगर ड्रॉ करती हूँ, एक और ग्राफ बेटा अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर इस साइड पर वॉल्यूम लेती हूँ, इधर इस वाली एक्सिस पे, यहां पर मैंने टेम्परेचर ले लिया, पर इस केस में मैंने टेम्परेचर बेटा जी डिग्री सेल्सियस में लिया है। यहां पर देखो मैंने केल्विन में लिया है, तो 0 केल्विन से शुरू कर रखा है। ठीक है, केल्विन को हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, पर जब मैं यहां पर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेती हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ये जो ग्राफ है ना, हमने कहां से शुरू करा हुआ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन तो जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो जाएगा, पर ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर आपका है वो -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन है। इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट करा हुआ है। एक्स्ट्रापोलेट क्यों करा हुआ है बेटा, एक्स्ट्रापोलेट क्यों करा हुआ है हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर केल्विन को कंसिडर करना था। तो ये इसी ग्राफ को आपको जब हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप टेम्परेचर को ऑलरेडी केल्विन में लेते हैं तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली रिलेशन को। मैं आपको कहूंगी कि आप यही वाला ग्राफ ध्यान रखिए। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन एंड इसके ऊपर आप मत जाइए, इसको ध्यान रखिए। हमने डायरेक्टली टेम्परेचर को केल्विन में ले लिया, बात खत्म हो गई है ना, वाई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन को मैं बता चुकी हूं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं यहां पर इसीलिए इसको टाइप्ड लेकर आई हूं कि बाई चांस अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी पूछ ली जाती है तो आप थोड़ा सा किस तरीके से एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना है, इस तरीके से आप लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली मैंने आपको करके दिखा दिया था, पर यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 लाइनें लगाकर सुंदर सा लिख रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो इस तरीके से पेपर में लिख कर आना भाई। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ कहां पर यूज होता है, जो हमारे हॉट एयर बलून्स होते हैं वहां पर यूज होता है। आपको सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है भाई, क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पार्टिकल्स क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। ठीक है, और पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर उस पर्टिकुलर इस इक्वेशन का यूज हम कहां पर करेंगे, हमारे हॉट एयर बलून्स के अंदर फॉर द मेट्रोलॉजिकल पर्पस हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस उसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाली बात हमने अभी अभी बॉयल्स लॉ में भी डिस्कस करी थी। दिस इज द रीजन व्हाई हॉट एयर is filled into the balloons
यूज्ड फॉर द मेट्रोलॉजिकल पर्पस, क्योंकि यहाँ पर हमारी डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से हमारी ओवरऑल डेंसिटी ड्यू टू एक्सपेंशन डिक्रीज कर जाएगी, और डिक्रीज डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इसी वजह से हम हॉट एयर बलून का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है एंड समझ में आ गया है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, एक और इक्वेशन हमें पढ़नी है जो कि है गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। किस तरीके से, देखिए यहां पर मैं पहले बॉयल्स लॉ लिखती हूं। बॉयल्स लॉ सबसे पहले लिखते हैं। बॉयल्स लॉ के हिसाब से आपको पता है आपका जो प्रेशर होता है एंड जो वॉल्यूम है वो आपस में इनवर्स रिलेशन के अंदर है। क्लियर हो रहा है सभी को? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन इनवर्स रिलेशन। और वहीं पे अगर मैं चार्ल्स लॉ की बातें करती हूं तो चार्ल्स लॉ कहता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशंस को बेटा अगर मैं कंबाइन करती हूं तो मैं कह सकती हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर अपॉन में वॉल्यूम के, ठीक है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर इस वॉल्यूम को ऊपर यहाँ पर भेजूंगी, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पर ऊपर भेजूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करवाया बेटा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू में V, और टेम्परेचर को मैंने नीचे भेज दिया विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। जो कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के बराबर आ गया है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन कहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लॉज है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लॉज, दोनों के दोनों लॉज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्लियर है सभी को? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द गिवन मास ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज 572 सेंटीमीटर क्यूब एट 13 डिग्री सेल्सियस। 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो टेम्परेचर आपको गिवन है, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, क्या गिवन है बेटा जी आपको, गिवन मास ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज, वॉल्यूम आपको गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन इसका हम कर रहे हैं। वॉल्यूम आपको दे रखा है V1 कितना, 572 सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। देन आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है कितने के ऊपर, 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, 13 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन 13 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर भी आपको गिवन है। देखिए P1 प्रेशर इज ऑल्सो गिवन, कितना दे रखा है, 725 mm Hg आपको प्रेशर भी बेटा जी दे रखा है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। चलिए अब यहां पर V2 की अगर हम बातें करें, V2 कितना दे रखा है, ओके, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर आपको गिवन है, कितना दे दिया बेटा, 24 डिग्री सेल्सियस दे दिया, एंड आपको प्रेशर P2 भी गिवन है 792 mm Hg। बेटा आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, इनके अंदर आपको वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर तीनों के तीनों वेरिएबल्स गिवन है। तो हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन सभी के अंदर एक ही ऐसा फॉर्मूला था जो कि क्या थी, हमारे पास गैस इक्वेशन थी, जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर गैस इक्वेशन लगेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड मैं आपको हिंट यहाँ पर जरूर दे रही हूँ। पहला हिंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्योंकि तीनों चीजें प्रेजेंट है तो गैस इक्वेशन लगेगी, ठीक है। गैस इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2 के ये बराबर होता है। P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2 के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर टेम्परेचर को अगर हम देखें बेटा, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आपको पहले इसको क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है इन केल्विन, ठीक है, इन केल्विन, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे। यहां पर भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, आपको टेम्परेचर को पहले केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और डिग्री
और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 वाला फैक्टर हमें ऐड करना होता है। बेटा पूरा हिंट दे दिया है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर को आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आंसर, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमारी क्लास का जो लास्ट टॉपिक यहां पर आपको दिया गया है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर। यानी कि अगर मेरे पास कोई मॉइस्ट गैस है, अगर मेरे पास कोई मॉइस्ट गैस है, ठीक है, तो मॉइस्ट गैस के लिए, मॉइस्ट गैस जो होगी वहां पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, है ना, क्या होगा वहां पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो मॉइस्ट गैस में दो चीजें होंगी, एक तो जो मॉइस्ट गैस प्रेशर लगाएगी वहां पर ड्राई गैस का खुद का अकेले का प्रेशर होगा, ड्राई गैस का प्रेशर होगा, साथ में मॉइस्चर भी होगा, क्या प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, वेपर्स भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब ऐसा मॉइस्ट गैस या फिर इसका क्या यूज क्या होगा, वो बड़ा सिंपल, आपको ये बात पता होगी कि हमारे पास अगर मैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जैसी गैसेस की बातें करती हूँ, किसकी, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जैसी गैसेस की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो वो कलेक्ट की जाती है बेटा वाटर के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है, वाटर के ऊपर कलेक्ट होती है जिसकी वजह से वहां पर वो जो गैस है वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर मुझे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस चेक करना है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा जी, ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस में प्रेशर अप्लाइड बाय मॉइस्चर, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा जी, ऐड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को सभी बच्चे एक बार नोट डाउन करेंगे, है ना, वाटर वेपर या फिर हम मॉइस्चर कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, वाटर वेपर कह सकते हैं, ठीक है। कर लिया भाई सबने नोट, है ना, झूठ मत बोला करो भाई, मैं बोल रही हूँ साथ साथ नोट करो, तो साथ साथ नोट करो। प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस में प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर वेपर। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये इतना सा छोटा सा टॉपिक आपको दे रखा है जो कुछ बच्चों के शायद स्कूल्स में कराया गया होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी कराया गया, तो जिसका करवा रखा है वो इसको नोट डाउन कर ले, और जिसको नहीं करवा रखा तो भाई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर बस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए जो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखकर ना तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज बोल दी आपने, आपने एक टर्म बोली पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर आखिर क्या चीज है मैम, समझ में ही नहीं आ रहा। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल शब्द का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब इसका लिटरल मीनिंग समझ में आ रहा है, पार्शियल मतलब कुछ आधा, है ना बेटा। हम केमिस्ट्री में पार्शियल प्रेशर शब्द का यूज करते हैं फॉर टू रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। समझ नहीं आया मैम, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया ना, आओ समझते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अलग अलग टाइप की गैसेस है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस भी है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। मेरे पास नाइट्रोजन गैस भी है बेटा जी, ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और मेरे पास ऑक्सीजन गैस भी है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है। अब मेरे को यहां पर ये मिक्सचर ऑफ गैस है जिसके अंदर मैंने क्या क्या डाला हुआ है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ये तीनों गैसेस यहां पर प्रेजेंट है, तीनों गैसेस के पार्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट है। अब बेटा मुझे इस कंटेनर का टोटल प्रेशर, ठीक है, मुझे इस मिक्सचर ऑफ गैस का टोटल प्रेशर निकालना है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ या फिर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस, कि भाई मेरी ये जो ऑक्सीजन गैस है वो कितना प्रेशर लगा रही है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कितना प्रेशर लगा रही है, और ये जो नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन
इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय हाइड्रोजन गैस, इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन गैस, और उसी इंडिविजुअल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या मेंशन करूंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन नहीं लिखा ना, हाँ हाइड्रोजन गैस, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज नथिंग, partial pressure is nothing but just equal to the individual pressure of the gas in the mixture of ध्यान से सुनना आप, mixture of non reacting gases। ठीक है, ये आपस में रिएक्टिंग नहीं होनी चाहिए, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, ये वाला फैक्टर तुम्हें समझना जरूरी था। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस में, क्लियर है, समझ में आया। तो हम ना इसको इस तरीके से लिखते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से मेंशन करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। एंड यही वाली चीज यहाँ पर आपको समझाई गई है कि जो मॉइस्ट गैस होगी ना, जहां पर वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर जो होगा मॉइस्ट गैस का, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस में प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर वेपर के बराबर होगा। और ये जो प्रेशर वाटर वेपर अप्लाई करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्वस टेंशन कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, अगर तुम्हारे को स्कूल में ये करवाया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। इसको इतना ही टॉपिक, यहाँ पर इतना ही टॉपिक पढ़ना है हमें, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बेटा अभी अभी मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, सेम क्वेश्चन है ना, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर के बराबर जो नहीं है, ठीक है, जो 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो 760 mmHg के बराबर होता है। सेंटीमीटर में अगर इसको करना है तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पर 760 सेंटीमीटर Hg के बराबर तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नॉट इक्वल हमसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस जो है विल कॉरस्पॉन्डिंग टू, किसके बराबर है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको 273 ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा जी, 300 केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट द कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर मतलब आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक कंडीशन किसमें थी बेटा जी, चार्ल्स लॉ में थी। चार्ल्स लॉ में थी, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे याद किया था हमने इसको, कैसे याद किया था, टीवीसी करके याद किया था, टीवीसी है ना, टीवीसी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पहले मैंने प्रेशर लिख दिया था, देखो ट्रिक से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 298 केल्विन दे रखा है और इसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो हम 298 में से है ना 273 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी, आगे चलो। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वेरिएबल। स्टैंडर्ड वेरिएबल 3 ही बताए हैं मैंने, कौन कौन से, टेम्परेचर बताया है, प्रेशर बताया है, और क्या बताया है, वॉल्यूम बताया है। तो यहां पर मास तो नहीं बताया था, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होता है, वो एक्वस टेंशन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट जीरो किसके बराबर है,
एब्सोल्यूट जीरो किसके बराबर है भाई? देखो एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। और बेटा जी 0 केल्विन भी यहाँ पर मेंशन है, तो 0 केल्विन कह लो या -273 डिग्री सेल्सियस कह लो, ठीक है, दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब तो क्या ही है? एक ही है। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, द प्लॉट बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस प्लॉट को, उस प्रोसेस को, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्म कहते हैं, है ना। थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बेटा होमवर्क में, वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है, पर तुम कर लेना एक बार, दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो इसी के साथ बेटा हमने चैप्टर कर लिया खत्म, चैप्टर कर लिया है खत्म। अब यहाँ पर ना बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज है, मैं एक बार आपको क्विकली दोबारा समराइज करा देती हूँ। देखिए हमने सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ा है गैसेस के कैरेक्टर्स के बारे में, कि जो हमारी गैसेस होती हैं उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसी वजह से डिस्टेंस ज्यादा होता है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरी चीज हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा कंप्रेसिबल वो होता है, ये वाली चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, लो डेंसिटी के ये होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि जो गैसेस होती है वो डिफ्यूजन शो करती है, यानी कि इंटरमिक्सिंग को शो करती हैं। ऐसे कुछ पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर हमने कहा था कि वी हैव 3 वेरिएबल्स, और उन तीनों वेरिएबल्स के बेसिस पर हमने क्या करा हुआ है बेटा, हमारे पास जो है गैसेस जो है कुछ लॉज को फॉलो करती हैं, ठीक है। और उनमें से पहला लॉ जो हमने डिस्कस किया है ना, जो हमने गैस लॉज डिस्कस करे, उन गैस लॉज में जो पहला लॉ हमने डिस्कस करा बेटा, समराइज करा रही हूं, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। देखो बॉयल्स लॉ, और दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? हमारा चार्ल्स लॉ था, ठीक है, BOYLES, बॉयल्स लॉ। और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा जी? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब ये जो बॉयल्स लॉ है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? ठीक है, क्या बताई थी? PVB, यानी कि ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है। क्या है? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है, ठीक है। और चार्ल्स लॉ क्या है बेटा जी? टेलीविजन कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीविजन कम्युनिकेशन, TVC, यानी कि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। अब टेम्परेचर वॉल्यूम के अलावा क्या चीज बच गई मैम? प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम की जगह पे क्या चीज रह गई इसके अलावा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को क्या कर दो? कांस्टेंट, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। इसके ग्राफ को क्या बोलेंगे? आइसोथर्म बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? हम आइसोबारिक, आइसोबारिक, ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर इसके जो वो था क्या चीज, इसका जो एक्सप्रेशन था वो भी हमने देखा कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो वॉल्यूम है ना, वो क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ये बॉयल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ के हिसाब से जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हमारा V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2 के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट। सेम एज इट इज ये भी किसके बराबर है? K कांस्टेंट के बराबर है। उसके बाद बेटा इन दोनों से हमने क्या निकाला था? हमारा गैस लॉ, गैस इक्वेशन निकाली थी। कौन सी इक्वेशन निकाली थी? गैस इक्वेशन निकाली थी। और गैस इक्वेशन क्या कहती है? P1V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू में P2V2 अपॉन में T2। ये हमारे पास क्या है? हमारी गैस इक्वेशन है, जिसमें तीनों के तीनों वेरिएबल्स हमारे पास आते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। ये तीनों चीजें हमने ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अब होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, सॉल्व होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। और क्या करना है? मेक नोट्स, कंप्लीट योर नोट्स, कंप्लीट योर नोट्स, नोट्स को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, और अच्छे से रिवीजन कर लेनी है।
ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने में मजा आया होगा। मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर, देखो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी बच्चे इससे डरते घबराते कुछ भी नहीं है इसमें। 2-3 चीजें हैं, बार बार वही वही रिपीट हो रही है। मैंने आपको वहां पर आपको ट्रिक्स बता दी हैं, है ना। अब आपको करना क्या है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने हैं। ठीक है, और वहां पर बस आपको पॉइंटर्स पकड़ने हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए मैंने आपको चीजें बता दी, है ना। चार्ल्स लॉ कब लगता है, बॉयल्स लॉ कब लगता है, गैस इक्वेशन कब लगानी है ना। ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और वन शॉट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और ये चैप्टर तुम चाहते थे कि पहले करवा दिया जाए, इसलिए हमने पहले इसको ले लिया है। ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और अगली वीक हम करने वाले हैं एक और वन शॉट लेक्चर का रिवीजन अच्छे से। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।